हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का स्वागत है। तो फटाफट सभी स्टूडेंट प्रीमियम लाइव जुड़ जाइए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीट की क्लासें चला रहे हैं अपन, ठीक है। जो है सभी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे, बार बार कह रहे थे सर नीट की क्लास, तो मैंने सोचा चलो नीट की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने नीट की क्लासें स्टार्ट कर दी है और ये केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है। मैं आपको नीट का पूरा सिलेबस कराऊंगा, किसी को बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अपना जो है आवर्त सारणी फर्स्ट टॉपिक है। देखिए, अगर आपको नीट फाइट करनी है ना, तो नीट फाइट करने के लिए आपकी केमिस्ट्री का बेसिक्स होना बहुत जरूरी है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टॉपिक है जो कि बेसिक है, पूरा केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आएगा ये, ठीक है। आवर्त सारणी ऐसा टॉपिक है पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा। यहाँ तक कि इसके अलावा और भी टॉपिक है जो बताऊंगा। फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में हर जगह काम आती है। फिर उसके अलावा अपना जो पीरियोडिक टेबल है, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सब जगह पर ये चीज़ काम आने वाली है, ठीक है। तो बने रहिए बस लाइव क्लासेस में, और प्रीमियम लाइव भी चलेगी अपनी। और मैंने बताया था कि मैं डाउट सेशन चलाऊंगा, तो इसके भी मैं डाउट सेशन चलवाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आवर्त सारणी अपना टॉपिक है। ये आवर्त सारणी क्या है, ठीक है। आवर्त सारणी क्या चीज है, सबसे पहले उस चीज को जानना जरूरी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आवर्त सारणी, आवर्त सारणी तत्वों की एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था। आवर्त सारणी क्या है? तत्वों की एक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत तत्व क्या होते हैं? व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित होते हैं। यानी व्यवस्थित बार बार आ गया, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा। मैं सीधे सीधे शब्दों में बताता हूँ कि आवर्त सारणी एक ऐसी सारणी है जिसके अंतर्गत तत्व क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, जब तत्व बहुत कम थे, तो ऐसी परिस्थिति में हर एक तत्व के गुण याद रखना ईजी था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, तत्वों की संख्या बढ़ती गई, और आज लगभग 118 तत्व हमारे खोज लिए गए हैं, ठीक है। और तो 118 तत्वों को, इतने सारे तत्वों को, प्रत्येक तत्वों के गुणों को याद रखना बड़ा मुश्किल था। तो ऐसी परिस्थिति को हर तत्व के बारे में हम जान सके, हर तत्व के गुणों को जान सके, तो उस चीज़ को ईजी करने के लिए इस तरह की एक आवर्त सारणी तैयार की गई, जिसके जरिए हम हर तत्व के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ हमारा आवर्त सारणी का इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखिए, जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो कुल तत्व यहाँ पर 118 होती है, ठीक है। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक होते हैं, ध्यान रखना। प्राकृतिक तत्व, इनमें से 94 तत्व क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। उसके बाद सेकंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आवर्त सारणी है, यहाँ पर तत्वों को इस तरह उनके गुणों के अनुरूप क्या किया गया है? समूह में व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ लिखेंगे आवर्त सारणी में तत्वों को, एक काम करना, आप अपनी कॉपी में साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना। और फिर भी नोट्स किसी को चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल जो सर का है वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे आवर्त सारणी में तत्वों को उनके गुणों के अनुरूप समूह में बांटा गया है, व्यवस्थित किया गया है। तो ये सिंपलेस्ट आवर्त सारणी के बारे में जो इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, बिल्कुल शुरुआती, ठीक है, ये तो होता है। अब जो आवर्त सारणी अपना टॉपिक है, उसको स्टार्ट करने से पहले परमाणु संरचना के बारे में कुछ बातें करूंगा मैं आपके साथ। परमाणु संरचना के बारे में कुछ बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं साइड में कर रहा हूँ। परमाणु संरचना के बारे में कुछ अपन थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से परमाणु के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि परमाणु क्या होता है? परमाणु पदार्थ की इकाई होती है। यानी जो परमाणु होता है वो इतना छोटा होता है
कि वो पदार्थ की इकाई है। क्या है? पदार्थ की इकाई, बिल्कुल सूक्ष्म, कि उसको नग्न आंखों से भी नहीं देखा जा सकता, ठीक है, बिल्कुल सूक्ष्म होता है, बिल्कुल सूक्ष्म। तो ये जो हमारे पास क्या है? परमाणु। तो इस परमाणु की थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं। परमाणु क्या होता है? पदार्थ की इकाई होती है, पदार्थ की इकाई होती है। चलिए ये तो हो गई, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। उसके बाद जो परमाणु होता है, ये परमाणु दो भागों में बटा होता है। क्या? दो भागों में बटा होता है। दो भागों में कौन कौन से होते हैं इसके? तो सबसे पहला होता है नाभिक, यानी ये दो भागों में बटा होता है, एक तो नाभिक और दूसरा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस तरह ही दो भागों में परमाणु बटा होता है। तो परमाणु की संरचना के बारे में तो आपको भी पता है कि क्या होता है। परमाणु में मध्य में नाभिक होता है और फिर उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार कोश होता है, जिसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। कहाँ? नाभिक के चारों तरफ। ये सिंपलेस्ट क्या था? परमाणु का इंट्रोडक्शन था। मैं चीज़ें डीपली और जीरो से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल फाउंडेशन लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल फाउंडेशन लेवल पे आपको मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल पे। अगर आप मेरे एक एक वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से कंटिन्यूटी के साथ पढ़ोगे ना, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप, हर क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पढ़ी जाती है। तो जितना नॉलेज आपको नीट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है, उतनी ही नॉलेज दूंगा, उससे एडवांस नहीं दूंगा जिससे आप डाइवर्ट हो या फिर फालतू प्रेशर क्यों ले। जो चीज़ अपने काम की नहीं है उसको क्यों पढ़े, तो उस लेवल की ही दूंगा जिस लेवल की आपको ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे परमाणु है। परमाणु में क्या होता है? दो भागों में बटा होता है, एक नाभिक और दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये देखिए नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ कोष होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि वृत्ताकार पथ पर गति करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं वापस से। कहाँ आ गए अपन? वापस से आएंगे अपन। कुछ कुछ बातें बीच बीच में मैं परमाणु के बारे में बताता रहूँगा, इसलिए इसको यहाँ छोड़ दिया मैंने। अब देखिए वापस मैं आ रहा हूँ यहाँ पे आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में आने से पहले एक छोटी सी बात छोटी सी बात क्या कि परमाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जितने तत्व इस संसार में हैं उतने ही प्रकार के परमाणु होंगे। यानी परमाणु तो वैसे अगर मान लो मैं बात करूं कि प्लास्टिक छोड़ो अपने, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु वो तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें वो तो जितने भी परमाणु हाइड्रोजन के होंगे वो हाइड्रोजन के अंतर्गत आएंगे, जितने लिथियम के होंगे लिथियम के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ परमाणु के प्रकार कि परमाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जितने प्रकार के तत्व होंगे उतने ही प्रकार के परमाणु होंगे। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बोरॉन का, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन सब, ये सब क्या है? तत्व है। इन तत्वों के क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, ठीक है। तो परमाणु कितने प्रकार के हुए? जितने प्रकार के तत्व होते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है, फिर भी मैंने यहाँ पे एक शब्द बोला, क्या? जितने प्रकार के। मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि फ्यूचर में कभी और कोई तत्व मिलता है तो उनके अकॉर्डिंग उसके परमाणु होंगे तभी तो वो तत्व मिला है, ठीक है। उसके परमाणु होंगे तो फिर और बढ़ जाएंगे उसके प्रकार। तो अभी हाल फिलहाल मैंने इसलिए ऐसा बोला है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद जो हमारे पास परमाणु होता है, हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है। क्या बोलेंगे? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है, बट वो निर्भर किस पे करती है? तो वो तत्व पे निर्भर करती है। क्या? तत्व पर निर्भर करती है, यानी हमारे पास जो परमाणु होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है, उस निश्चित संख्या का मान किस पे निर्भर करेगा? तो हमारे पास तत्वों पर निर्भर करेगा कि कौन से तत्व का परमाणु है। हाइड्रोजन तत्व का परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम तत्व के परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम तत्व के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन और पोटेशियम तत्व के परमाणु में 19 इलेक्ट्रॉन,
फॉर एग्जाम्पल हीलियम ले लो, हीलियम तत्व के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो तत्व के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से तत्व का परमाणु है। जिस तत्व का परमाणु होगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होगी। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, नाभिक के चारों ओर कोश के अंदर होते हैं। चलिए ये तो हुई व्यवस्था। चलिए ये इतना सिंपल मैंने परमाणु के बारे में बताया क्योंकि ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे काम आएगा। अब आवर्त सारणी पे वापस आ जाते हैं। आवर्त सारणी के इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे सीधा एक शब्द आता है, सीधा उठकर आता है, सीधा सीधा क्या शब्द आता है, कोश। कोश शब्द यहाँ पे यूज किया जाता है। कोश क्या होता है, कोश क्या होता है, तो कोश के बारे में वैसे तो आप जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जिस पथ पर वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यानी नाभिक जो होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, गति करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। जैसे ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर ये क्या है, ये वृत्ताकार पथ है, इन पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो इन पथ को ही हम क्या कहेंगे, कोश कहेंगे, कोश। तो यहाँ पर इसके डेफिनेशन जानना जरूरी है। तो डेफिनेशन क्या होगी कि नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, गति करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। उसे ही गति करते हैं उसे कोश कहते हैं। ये तो हो गई कोश की बात। कोश आप समझ चुके हो। इसके बाद इसमें सेकंड क्या वार्तालाप की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए कोश में एक छोटी सी बात और बता दूं, जो कोश होता है इस कोश को एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, एन के द्वारा। तो सिंपली बस इतना सा ध्यान रखना। अब इसके बाद नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाऊंगा लेकिन एक बार चेक कर लूँ कि कितना दिख रहा है, उस हिसाब से नीचे तक लिखूंगा ना, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, अपने को दिख रहा है ठीक ठाक। अब इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नेक्स्ट अपना आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्योंकि आवर्त सारणी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बहुत ही यूज होगा, तो उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो जानकारी है वो शुरू हो जाएगी। क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो जानकारी है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कि जो नाभिक होता है, नाभिक परमाणु में, सीधी सी बात करता हूँ, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। सीधे सीधे शब्दों में देखिए, आप नीट जैसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको डेफिनेशन ऐसे बना के नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ डेफिनेशन काम नहीं आएगी। उस शब्द का मतलब क्या है वो आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं समझ जाओ कि नाभिक में, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, बस। डेफिनेशन से क्या काम है, वो बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखी होती है, वो बोर्ड एग्जाम में काम आती है। भाई अब डेफिनेशन रटने का टाइम नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। जो आपने आरबीएससी या फिर कोई सी भी स्टेट बोर्ड की जो तैयारी किया आपने, उसमें जो सिलेबस है ना, और जो फाउंडेशन लेवल पे जो सिलेबस है, दिन रात का अंतर है। आप देख लेना, आपने जो पीरियोडिक टेबल 11th में पढ़ी होगी और यहाँ पे मेरे से जो फाउंडेशन लेवल की आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे ना, दिन रात का अंतर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, और सॉरी इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ काय को, नाभिक के चारों तरफ, परमाणु में शुरू करूँ, परमाणु में नाभिक के चारों तरफ, परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था
ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो इस सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की डेफिनेशन बोल दी। अगर आपको दिख ना रहा है तो मैं वापस बोल रहा हूँ, सुन लो, कॉपी में लिख लो कि परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नोट्स अगर आप बना के चलेंगे ना तो ही चीजें क्लियर होगी। नोट्स अगर आप नहीं बना रहे ना तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। देख सही बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, नोट्स बना के चलना भाई, सही बता रहा हूँ आपको। ये तो हो गई इतनी बात। अब वापस आ जाओ अपने कोष वाले चैप्टर पे। देखिए मैंने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित होते हैं, पर वो निर्भर करते हैं तत्व पे, कौन सा तत्व का परमाणु है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बात मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट फोकस करना मेरी बात पे कि जो कोष होते हैं, कोष क्या होते हैं, नाभिक के चारों तरफ पाए जाते हैं। क्या नाभिक के चारों तरफ पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो वो कोष होते हैं। तो जिस तरह है परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित होते हैं, उसी तरह है परमाणु में पाए जाने वाले कोषों में इलेक्ट्रॉन निश्चित होते हैं। वापस समझना, जिस तरह है परमाणु में तत्वों के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन निश्चित होते हैं, जिस तत्व का परमाणु है उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, बट वो निश्चित होंगे। उसी तरह है क्या होता है, जो नाभिक के चारों तरफ कोष पाए जाते हैं, उन कोषों की स्थिति के अनुकूल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। तो वापस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो देख लेना कि कोष की स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है। तो वापस मैं बोल रहा हूं, सुन लेना कि कोष की स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है। मैं अब इस चीज को आपको समझाऊंगा, ये तो डेफिनेशन थी, मैं इस चीज को आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बोर्ड पे प्रैक्टिकली। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट रहा हूँ, फिर इसको मिटा के और प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, मिटा दे रहा हूँ, है ना, मिटा दूँ। कमेंट्स करते रहो यार आप लोग, है ना, नोट्स बनाते रहो, कमेंट्स करते रहो। ठीक है, अभी मैं तो पढ़ नहीं सकता, बट आप कमेंट्स, अगर कोई डाउट है कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं एक्टिव हूँ अभी। ठीक है, आपके कमेंट्स में ही आंसर दे दूंगा। ये बट प्रीमियम लाइव है, लेकिन कमेंट्स में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं फटाक से, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अभी आपने नए अपडेट्स भी देखे होंगे बोर्ड पे, अभी रुक जाओ थोड़ा सा टाइम, नया बोर्ड भी लेके आएंगे आपके लिए। अभी नया बोर्ड भी लेके आएंगे आपके लिए। एक मिनट, ये थोड़ा हट जाता है, ये सिस्टम है ना, नया लगाया है अभी। चलो, है ना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्या बात कर रहा था, कोष की बात कर रहा था कि कोषों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है। यानी हमारे पास क्या है, परमाणु है, परमाणु के चारों तरफ क्या है, कोष है। कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है, बट वो कितनी होती है, वो कोषों की स्थिति पर निर्भर करती है। कोषों की स्थिति से क्या तात्पर्य है कि हमारे पास यदि फर्स्ट कोष है, ये कौन सा है, पहले कोष की बात कर लेते। कोष क्या होता है, ये जो क्या होता है, ये कोष होते हैं, जिसमें देखिए ये होता है फर्स्ट कोष, ये सेकंड कोष, ये थर्ड कोष है, फोर्थ कोष। यानी n बराबर, यानी पहला कोष बराबर n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। ये n क्या होता है, यहाँ पे कोष होता है। अब कोष के नाम भी आप जानते हैं, K L M N, ये इस तरह क्या होता है, कोष के नाम होते हैं।
और कोश आएंगे और नाम चलते चले जाएंगे और गिनतियां बढ़ती चल जाएगी। तो n का यहाँ पे मान देखा जाए, यानी कोशों की संख्या कितनी होगी मैक्सिमम, अधिकतम कितने कोश हो सकते हैं। तो आपको बता दूं अधिकतम अनंत कोश हो सकते हैं। अनंत कैसे, ये कोश कितने भी हो सकते हैं, चलते चले जाएंगे चलते चले जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, अनंत कोश हो सकते हैं अधिकतम। चलिए ये बात यहाँ तक हुई। अनंत कोश होते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाता जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट के अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद करने होते हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ वहाँ पे कि इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लिया करो इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट से हटकर होते हैं और इनको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, सिंपली समझना पड़ता है। ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो फंसा देती है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं सिखाऊंगा आपको ऐसी शानदार ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना, आप देखना, बट आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, समझिए कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। फिर देखो यहाँ तक हो गई कोश। चलिए कोश की बात तो हो गई। अब देखो कोश में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, कोश जो है मान लीजिए फर्स्ट कोश है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो इसमें क्या है निश्चित। ये सेकंड कोश है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो निश्चित है। थर्ड फोर्थ कोई सा भी कोश ले लो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो निश्चित है, बट निर्भर करता है उसकी स्थिति पर। तो अब स्थिति पर निर्भर करता है, तो हम क्या याद करेंगे कि कोश के इलेक्ट्रॉनों की कि इसमें इतने, फर्स्ट कोश में इतने, सेकंड में इतने, नहीं, याद नहीं करना, आप कुछ भी याद नहीं करना। मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, बस उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। आप किसी भी कोश का आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो आप यूँ चुटकियों में बता दोगे, यूँ खड़े खड़े बता दोगे, पक्का बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि कोश में भरे जा सकने, कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2n का स्क्वायर। क्या, 2n का स्क्वायर। यहां पर n बराबर क्या होगा, कोश से क्या तात्पर्य है कि कोश कौन सी स्थिति का है, पहला कोश है, दूसरा कोश है, तीसरा कोश है, चौथा कोश है, ठीक है। n बराबर क्या दर्शाएगा, कोश कि कौन से नंबर का क्या है, कोश। और 2 तो 2 ही होता है और स्क्वायर तो स्क्वायर ही होता है, बस इस फॉर्मूले को लगा देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए ट्राई करते हैं। देखिए फर्स्ट कोश मैं क्या कर रहा हूँ, प्रथम कोश के लिए, प्रथम तो लिखा ही नहीं, ऐसे लिख दिया, प्रथम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, प्रथम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो प्रथम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन यानी प्रथम कोश फॉर्मूला लगाएंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन यानी फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, 2n का स्क्वायर। अब यहाँ पे n का मान क्या होगा, तो कोश कौन सा है, n बराबर 1, n कोश कौन सा है, प्रथम कोश है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और मैं अब क्या कर दूंगा, n का मान रख दूंगा, 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, प्रथम कोश में 2 होगी। चलिए अब मैं बात करूंगा दूसरे नंबर पे कि द्वितीय कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, ठीक है। द्वितीय कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालना है। द्वितीय कोश यानी ये वाला द्वितीय कोश, ये रहा द्वितीय कोश, इसमें अपने को क्या निकालना है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। पहले फर्स्ट वाले में निकाला था, अब द्वितीय कोश में निकाल रहे हैं। द्वितीय कोश में चलिए फॉर्मूला 2n का स्क्वायर होता है। यहाँ पर n क्या होगा, कोश कौन सा है, दूसरा, तो n बराबर 2 हो जाएगा। तो द्वितीय कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 भरे जा सकते हैं। द्वितीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तृतीय कोश के लिए। तृतीय कोश, द्वितीय गलत लिख दिया था ना, हाँ द्वितीय ऐसे आएगा। तृतीय कोश
तृतीय कोश के लिए देखते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मूला 2n का स्क्वायर, यहाँ पर n क्या होगा 3, क्योंकि कौन सा कोश है, तीसरा कोश है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, नहीं, हाँ सही है। तो 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कौन से कोश में, तृतीय कोश में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। चलिए अब उसके बाद बात करूँगा चतुर्थ कोश में। ये 4 कोश लिए, चतुर्थ में चला जाएंगे, ठीक है, मैं 4 तक ले रहा हूँ, ठीक है, 5 मिलेंगे तो 5 में, और अनंत तक ले जाऊँगा, ठीक है, अनंत तक लेके जाऊँगा, टेंशन ना करें। चतुर्थ कोश आप क्या करें, फटाफट अब चतुर्थ कोश का निकालें। मैं कमेंट्स में एक्टिव हूँ, मैं देख रहा हूँ कौन सा स्टूडेंट क्या आंसर दे रहा है, तो इसका आंसर दे। चतुर्थ कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फटाफट आंसर दे कमेंट में। तो यहाँ पे होगा 2 का n का स्क्वायर, यहाँ n का मान कितना होगा 4, n बराबर 4 होगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 4 चौक 16, 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जा सकते हैं। कितने, 32 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली मैंने आपको सिखाया, ये सिखा दिया सिंपली कि किसी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो देखिए आज आपको ये तो आ गया कि कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल था। अब उसके बाद छोटी सी बात और करूंगा, इसको मिटाता हूं, इसको मिटा देते हैं। ये तो हो गई कोश की बात, ध्यान रखना इस बात का, ये तो किसके कोश की बात, ये सब किसके अंतर्गत चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ रहे हैं, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसमें व्यवस्थित होते हैं, कोश में, तो कोश के बारे में पढ़ेंगे। फिर कोश के अंदर किसके अंदर कोश में किसमें व्यवस्थित होते हैं, फिर उसके बारे में, बस अब उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो फाउंडेशन लेवल है उसमें नेक्स्ट शब्द का यूज होता है उपकोश। क्या, उपकोश। देखिए आपके फिजिक्स की क्लासें भी चलाएंगे फाउंडेशन लेवल की, टेंशन ना ले, अब फिजिक्स की भी चलाएंगे। केमिस्ट्री की अपनी फर्स्ट क्लास है नीट के लिए, और सेकंड भी अब पर डे आएगी, ठीक है, रोज आया करेगी, और टाइमिंग आपको एक बार बता दिया जाएगा। हाल फिलहाल तो मेरे हिसाब से कुछ डिसाइड नहीं है, बट शाम को जैसे ही बायो की क्लास कंप्लीट होती है उसके कुछ टाइम बाद मेरी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, और मेरी क्लासें 15 मिनट के गैप में स्टार्ट होगी। मतलब कहने का मतलब फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री की होगी, फिर 5 या 10 मिनट का गैप होगा, फिर सेकंड क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरी क्लासें कंटिन्यू रहेगी, जिससे आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई कर सकें। अब देखिए उपकोश क्या होता है, उपकोश क्या होता है, यानी कोशों के अंदर, कोश में, कोश तो आप जानते हैं ना, नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, तो कोश में इलेक्ट्रॉन, उपकोश में व्यवस्थित होते हैं, में व्यवस्थित होते यानी हमारे पास जो कोश होते हैं, हमारे पास जो कोश होते हैं, क्या कह रहा हूँ, कोश, हमारे पास जो कोश होते हैं उन कोशों में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उपकोश में व्यवस्थित होता है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि कोश क्या होता है, कोश उपकोश में विभाजित हुआ है। क्या, उपकोश, यानी हमारे पास क्या है, ये पूरा क्या है, एक मिनट में बताता हूँ, ये पूरा क्या है, मार्कर है, ठीक है। अब ये मार्कर है पूरा, ये मार्कर है, इसको कैसे विभाजित कर सकते हैं, इसके ढक्कन से, इसके अंदर जो नुक है, निप्पल है उससे, फिर उसके बाद ये बाहर ढांचा, फिर उसके बाद ये पेन लिखने का। तो इसके अंदर 4 या 5 पार्ट में इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह क्या, ये पूरा तो क्या कहलाता है, मार्कर, और इसको डिवाइड कर दे तो ढक्कन, निप्पल और ये पेन लिखने का, उसके बाद ये होता है ये ढांचा इसका ऊपर का, ठीक है, अगर इसको डिवाइड करें तो। उसी तरह क्या होता है, पूरा तो क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ कोश होता है, लेकिन ये कोश डिवाइडेड होता है, बटा हुआ होता है उपकोश में। अब मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। कोश क्या है, यहाँ पे कॉलोनी, कोश क्या है, कॉलोनी, कोश कॉलोनी को प्रदर्शित करता है, और उपकोश घरों को, यानी
घर को लिख देता हूँ, घरों को क्या लिखते हैं, घर को लिख देते हैं, है ना। तो कोष क्या होता है, एक पूरी कॉलोनी होती है, एक पूरी कॉलोनी यानी बहुत सारे जब घर मिलके क्या बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। उसी तरह क्या होता है, कोष तो एक कॉलोनी होती है, उसके अंदर क्या होते हैं उपकोष में। कोष क्या होता है, विभाजित होता है। जिस तरह कॉलोनी घरों में विभाजित हो जाती है उसी तरह कोष उपकोष में विभाजित हो जाता है। तो फाइनली उपकोष समझ में आ गया। डेफिनेशन ये है सिंपली, ज़्यादा ध्यान मत देना डेफिनेशन वगैरह में कि इनको रट ले, याद कर ले। भाई नीट के एग्जाम दे रहे हो, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, तो चीज़ों शब्दों का मतलब आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे उपकोष में डिवाइड हो गए। अब बात आती है उपकोष में क्या होता है। जो मैंने बताया ऊपर कि जो कोष होते हैं, कोष के इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, उपकोष में होते हैं। क्या, कोष के इलेक्ट्रॉन उपकोष में बटे हुए होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अब उपकोष को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो उपकोष को एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया उपकोष को प्रदर्शन का तरीका। अब उपकोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अनुरूप, पीरियोडिक टेबल के अनुरूप जितना नीट में आएगा वो मैं बता देता हूँ। जितना पीरियोडिक टेबल में काम आते हैं उपकोष, उसके अलावा अगर और कोई उपकोष है होते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, जा सकते हैं और भी उपकोष, लेकिन वो आपके नीट के सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक है, नीट के सिलेबस में पीरियोडिक टेबल में जितने उपकोष काम आएंगे बस वो ही आएगा। उसके बाहर अगर कुछ आता है तो वो IIT JEE इनके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे उपकोष की बात करूँ, उपकोष को एल से प्रदर्शित करते हैं। और पीरियोडिक टेबल के अनुरूप उपकोष हमारे पास 4 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से, S P D एंड F। और यहाँ पे इनके जो ये उपकोष है इनके एल का मान भी होता है। S उपकोष के एल का मान 0 होगा, P उपकोष के एल का मान 1 होगा, और D उपकोष के एल का मान यहाँ पे 2 होगा, और F उपकोष के एल का मान यहाँ पे 3 होगा। तो ये हो गए उपकोष, उपकोष के मान और उपकोष के प्रकार। और आपको पता चल गया जो हमारे पास कोष होता है ये कोष उपकोष में विभाजित होता है, यानी कोई में यहाँ पे मान लीजिए S उपकोष है, इस तरह विभाजित हुआ पड़ा है। ठीक है, चलिए ये बात यहाँ तक कंप्लीट। अब ये सिंपल इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जिस तरह क्या होता है हमारे पास, जिस तरह कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है उसी तरह उपकोषों के अंदर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। क्या, कोषों के अंदर जिस तरह निश्चित होती है उसी तरह उपकोष में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है लेकिन यह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है कि उपकोष कौन सा है। निर्भर करेगा क्या, निर्भर करता है उपकोष, निर्भर करता है, एक मिनट, करता है कि उपकोष कौन सा है, कि उपकोष कौन सा है। यानी इस उपकोष में भी निश्चित है कि इतने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भरे जा सकते। इस उपकोष में भी निश्चित है, इसमें भी निश्चित है, इसमें भी निश्चित है, पर इनके जो निश्चित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भिन्न भिन्न है कि इसमें कुल इतने भरे जाएंगे, इसमें कुछ और होगा, बट वो उतने ही भरे जाएंगे। मैं समझाऊंगा। अब पता कैसे चलेगा कि याद करना पड़ेगा। अरे भाई याद तो वो वैसे भी हो जाते हैं, पर फिर भी मैं आपको एक सूत्र आता है, उस सूत्र के जरिए निकालेंगे। क्या, उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन का सूत्र होता है उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन, उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन, मैंने सब परमाणु से रिलेटेड है ये चीजें, ध्यान रखना। उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लेना। जब मैं पीरियोडिक टेबल ही चल रहा है, मतलब पीरियोडिक टेबल के तत्व पढ़ना शुरू करेंगे तब सब समझ में आ जाएगा। अभी उपकोष, कोष, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है। उपकोष क्या होता है मैंने बहुत बार बता दी कि परमाणु में 4 तरफ कोष पाए जाते हैं, कोष उपकोषों में विभाजित हुआ पड़ा है। ठीक है, उपकोषों में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2
अंदर 2l+1। ये क्या हो गया, सूत्र हो गया, इसका ध्यान रखना। अब अपन निकालेंगे कि एस उपकोष के अंदर एस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं उसका मान निकालें। एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन, देखिए सूत्र क्या होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का, 2 × 2l+1। अगर एस उपकोष का अगर अपने को इलेक्ट्रॉनिक निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 ऐसे 1 ऐसे, यहाँ पे एल का मान रखना है। तो एस उपकोष के एल का मान 0 होता है, 0 रख देंगे। 2 × 0+1, ये याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं चीज़ें साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ, आप भी ऐसे ही लिखते चले। इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको याद कर लेना, और जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा मतलब वो चीज़ें समझने की है जो कि आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 आ गया मान, तो ये 0 हो जाएगा, +2 यानी ये 2। यानी अगर मैं एस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करूँ तो कितना आएगा, 2। अब P क्या है, P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2l+1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो 2l का मान, P उपकोष के l का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 रख देंगे, +1, यहाँ पे 1 × 2 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 × 6 हो जाएगा। यानी P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भरे जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब उसके बाद डी उपकोष की बात कर लेता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ डी उपकोष की। डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, DE लिख रहा हूँ मैं, सीधा सीधा लिख रहा हूँ। चलो लिखते हुए चलते हैं, आपको भी नोट्स में लिखते हुए चलना है चीज़ों को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, D और F का निकाल लेते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, मिटा देता हूँ, है ना, मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये फॉर्मूला नहीं मिटाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो बहुत है इतना, ये कहाँ मिटा दिया यार, ये मिटाना नहीं था। अब देखो यहाँ पे मैं बात करूंगा डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो फॉर्मूला क्या है, 2l+1, यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, 2, और डी का उपकोष के l का मान कितना होता है, तो 2 होता है, 2 रख देंगे, +1, तो 2 × 2 4 + 5 10 हो जाएगा। यानी डी उपकोष में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब एफ उपकोष की बात करेंगे। एफ उपकोष, देखिए मैं 0 से एक चीज़ बता रहा हूँ आपको फाउंडेशन लेवल पे। एफ उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, तो देखो एफ उपकोष ये रहा, फॉर्मूला क्या है, 2l+1। अब इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर दो, मैं एक्टिव हूँ, वहाँ देख रहा हूँ ऑलरेडी, ये भले प्रीमियम लाइव हो लेकिन मैं देखता रहता हूँ। तो आंसर दो फटाफट इसका, और बाकी मैं करवा रहा हूँ, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 और 2l का मान कितना होगा एफ उपकोष के, तो 3 होगा, +1 होगा, तो 3 × 6 हो जाएगा, 6 + 7 7 × 14। तो यहाँ पर एफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14। तो बस सिंपली ये सिंपल सा आपको मैंने सीधा चीज़ों को समझा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको सिखाऊंगा कि ये तो हो गया, ये तो मैंने सिखा दिया। अब जितने परमाणु होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको किस तरह हम प्रदर्शित करते हैं, किस उस विन्यास को किस तरह हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह लिखते हैं, ये सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और एंड करते हैं आज की क्लास को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और बने रहो, नीट की पढ़ाई करेंगे, नीट को फाइट करेंगे, बिल्कुल अपना गोल है पूरा करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एंड कर रहा हूँ क्लास।